पिछली लेक्चर में हमने सिगमंड फ्रॉइड के वर्क को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। जो भी उनकी साइको एनालिसिस की थ्योरीज रही थी, हमने उन्हें देखा था। और इस लेक्चर में जो है हम कार्ल यूंग के जो भी साइकोलॉजिकल वर्क्स रहे हैं, जो भी उन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी में थ्योरीज वगैरह दिए हैं, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रहने वाली है कार्ल यूंग के वर्क के बारे में। एंड यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन कि हम लोग काफ़ी सिस्टमेटिक वे में और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके में पार्ट पार्ट करके जो है पढ़ेंगे कि उन्होंने जो एनालिटिकल साइकोलॉजी स्टार्ट की, आखिर उसके अंदर है क्या क्या चीज़ें, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ लाइक एक और चीज़ की वही है मैंने कार्ल यूंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से मैंने कवर किया है नोट्स के साथ, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। दैट्स वाई आई थॉट कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। अगेन इस वीडियो को 3 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। पहले ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट हैं और जिनको कि कार्ल यूंग के वर्क के बारे में पढ़ना है। तो भाई इससे बेटर वीडियो जो है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर है, सारे नोट्स, सारे डेफिनेशन A to Z कवर की हुई है इस वीडियो में। एंड सेकंड कैटेगरी के लोग जो आएंगे वो हैं या तो कार्ल यूंग के वर्क में साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि साइकोलॉजी स्टार्ट आउट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी बेसिक टर्म्स होंगे उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग सारे बेसिक टर्म्स कवर करेंगे कि आखिर हम लोग आगे कौन कौन से टर्म्स यूज़ करेंगे साइकोलॉजी में। तो इस कारण से आपके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। एंड थर्ड कैटेगरी में भाई आ जाते हैं हमारे फेवरेट वन, जो कि खुद किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बी द सर्जन ऑफ देयर ओन माइंड। तो भाई मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ। और मैं तो भाई बता दूँ भाई या बहन, अगर तुम इस कैटेगरी में हो देन दिस इज़ द बेस्ट वीडियो दैट यू कैन वॉच। और तुम्हारे लिए भाई एक स्पेशल चीज़ कि वीडियो के एंड में जो है मैं बता दूंगा कि अब जो है क्या करना है तुम्हें। एंड में भी हो सकता है तो मैं इधर टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा कि यहाँ पर स्किप करके तुम देख सकते हो, लेकिन लेक्चर ज़रूर कवर कर लेना। एंड अगर नोट्स की बात करें, इफ़ यू आर समवन जो कि नोट्स से पढ़ना पसंद करता है, खुद की नोट्स चाहिए तो आप साथ में बनाते चलो, या फिर अगर आपको इस पूरे नोट्स का एक्सेस चाहिए, पूरे माइंड मैप का एक्सेस चाहिए, जहाँ पर कि मैंने ये कार्ल यूंग के वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में माइंड मैप बना करके रखी है। एंड यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के वर्क के भी बारे में जो है हमने काफ़ी डिटेल में माइंड मैप बनाया है, और पिछली लेक्चर हमने सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर ही कवर किया था। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा कि आप फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हो इस नोट्स को। कोई पैसे वगैरह, कोई पेड नहीं है, आपको फ्री में मिल जाएगी। तो हम लोग अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि किस ऑर्डर में लेके चलेंगे लेक्चर को। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कार्ल यूंग। हम लोग कार्ल यूंग से इंट्रोड्यूस होंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और बैकग्राउंड का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा उनके वर्क के ऊपर में, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस कारण से बैकग्राउंड जानना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे नए बंधु हैं जो अभी अभी साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो कि साइकोलॉजी में या फिर यहाँ पर हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है मेन सेगमेंट, द की कॉन्सेप्ट ऑफ यूंगियन साइकोलॉजी। ये हमारा मेन पार्ट है, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, या फिर हमारे माइंड का क्या क्या पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्सेस, आर्कीटाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स, ड्रीम्स, इंडिविजुएशन और सिंक्रोनिसिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड इसके बाद जो है हमारा पार्ट है वो है फ्रॉइड वर्सेस यूंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो, दोनों ने काम इकट्ठे स्टार्ट किया था, यूंग ने और फ्रॉइड ने। मतलब यूंग ने ज्वाइन किया था फ्रॉइड को, और फ्रॉइड बहुत अच्छे से मतलब दोनों साथ में चल रहे थे। और फ्रॉइड को ये भी लगता था कि जो उनकी साइको एनालिसिस की जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, जो भी स्टडी है, उसे जो है कार्ल यूंग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे चल के जो है भाई दोनों लड़ गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों सेपरेट हो गए।
सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 1। और यहाँ पर हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं कार्ल यूंग के साथ। कार्ल यूंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट हैं और वो स्विट्ज़रलैंड में ही पैदा हुए थे। और उनकी अगर अर्ली फैमिली लाइफ की बात करें तो उनके जो पिता थे वो पेस्टर थे। पेस्टर क्या होते हैं कि चर्च के हेड, जो भी फादर वगैरह होते हैं ना, उससे ऊपर का रैंक होता है। तो उसके पिता कार्ल यूंग के पिता पेस्टर थे। और उनकी जो माता जी थी, उनके माता जी के पिताजी वो भी क्या थे, थियोलॉजिस्ट थे। थियोलॉजिस्ट जनरली वो लोग होते हैं जो कि रिलीजन के बारे में, रिलीजन के थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर ओवरऑल बैकग्राउंड देखा जाए, फैमिली बैकग्राउंड, तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस और इन सब चीज़ों से जो है, मेडिसिन, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। और इसका जो है हम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखेंगे कार्ल यूंग के वर्क पर, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट है। एक और चीज़ है कि कार्ल यूंग की जो माँ थी वो मेंटली इल थी, मतलब थोड़ी मेंटल थी। और जब कार्ल यूंग 3 साल के थे तो उस टाइम पर जो है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, कार्ल यूंग की माँ को। मेंटल इलनेस की वजह से उन्हें मतलब हेलुसिनेशन वगैरह होती थी, वो स्पिरिट वगैरह से बात करती थी, भूतों वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें थी। अब भूत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो कहा जाता है, जो उन्हें लगता था कि स्पिरिट से वो बात कर सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद 1907 में यूंग मेट सिगमंड फ्रॉइड। और वहाँ पर जब सिगमंड फ्रॉइड से मिले, दोनों इकट्ठे जब काम स्टार्ट किया अनकॉन्शियस के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दोनों काम कर रहे थे। लेकिन 1912 में कार्ल यूंग ने जो सिगमंड फ्रॉइड की ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली कॉन्सेप्ट है, तो जिन्हें नहीं पता है वो बता दूं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग कि एक बच्चा जब 3 से 6 साल के बीच में होता है तो वो अपनी माँ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। उसका नाम दिया था उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इस थ्योरी को जो है कार्ल यूंग ने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया था 1912 में, 12 या 13 में। तो इस कारण से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई और दोनों जो है इस जगह से सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के और भी बहुत सारे रीज़न थे, वो हम देखेंगे अपने फ्रॉइड वर्सेस यूंग वाले चैप्टर में। और एक चीज़ थी कि कार्ल यूंग ने एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था। और उनका ये मानना था कि बहुत सारे जो रिलीजन होते हैं, रिलीजन में बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं, लाइक बुद्धिज़्म में आप देख सकते हो मंडलाज, और हिंदुज़्म में देख सकते हो जो श्री यंत्र वगैरह होते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये सारे कहीं ना कहीं पर जो है इंटर रिलेटेड हैं। तो इसी की खोज में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे। और वो एक बारी इंडिया भी आए थे, और इंडिया आकर के वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। कुछ बुक्स भी लिखी थी उन्होंने इंडिया के ऊपर। उसके बाद द रेड बुक। रेड बुक क्या है? कार्ल यूंग का एक पर्सनल डायरी है, पर्सनल जर्नल है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें नोट डाउन किया करते थे। और जब कार्ल यूंग की डेथ हुई थी तो ये बुक पब्लिश नहीं हुई थी उससे पहले, और उनके डेथ के 50 साल बाद यानी 2009 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। इस बुक में जनरली वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते थे, उनकी ड्रीम्स में क्या आ रही है, उनकी जो भी लाइक उनका ये मानना था, उनको मतलब किसी स्टेज पर बहुत सारी आवाज़ वगैरह, हेलुसिनेशन वगैरह हुआ करती थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा था। उसके बाद ही लिव्ड इन बॉलीजन, बिल्ट ए स्टोन टावर। ठीक, अब देखो स्टोन टावर का भी जो है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब 1922 में जब उनकी माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने स्टोन टावर एक बॉलीजन में अपना बनाना स्टार्ट किया था। और उनके अकॉर्डिंग वो स्टोन टावर एक कंप्लीट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो उनका इंडिविजुएशन का प्रोसेस हम आगे देखेंगे, जब उससे एक इंसान निकलता है, जब उस प्रोसेस में होता है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये स्टोन टावर। और ये स्टोन टावर इस तरीके से था, इन्होंने खुद बनाया, लंबा समय लगा, और अपनी लाइफ के एंड टाइम पर, एंड ईयर्स में वो यहीं पर आकर के रहा करते थे, यहीं पर मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। और जो इस टावर की स्ट्रक्चर है वो एंशियंट आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो ये रहा हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कार्ल यूंग के साथ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म, जो कि हम मल्टीपल टाइम यूज़ करते जाएंगे और इतनी बार हम लोग यूज़ करेंगे कि आपको याद हो जाएंगी ये सब टर्म्स। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्शियस। कॉन्शियस
कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग हमारे साइकिक का वो पार्ट है जिसके बारे में हम अवेयर हैं। अब साइकिक क्या हुआ? साइकिक स्पिरिट को कहा जाता है, सोल को कहा जाता है, और अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो माइंड को कहा जाता है। जैसे साइकोलॉजी हो गया, लॉजी मतलब क्या? स्टडी, साइकोलॉजी मतलब माइंड, माइंड का स्टडी हो गया साइकोलॉजी, तो वही हो गया साइकी। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस, जिस चीज़ के बारे में हमारा माइंड अवेयर है। और दूसरा हो गया अनकॉन्शियस, हमारे माइंड का वो पार्ट जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, वो हो गया हमारा अनकॉन्शियस। उसके बाद हमारा आता है आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स बेसिकली ये है कि उन्होंने जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी में जो है एक आता है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या हो गया? यूनिवर्सल सिंबल्स एंड पैटर्न्स। यार देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनका ये मानना था कि अगर दो अलग अलग कल्चर है जिसमें कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत अलग अलग दूर दूर है, लेकिन फिर भी जो इस कल्चर के लोग हैं उसके ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आ रही हैं, और इस कल्चर में जो लोग हैं इनके ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर सिमिलैरिटी है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से हो रहा है, और जिसका नाम उन्होंने दिया आर्कीटाइप। इसका एक कॉमन एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि सारे इंसान को अंधेरे से डर लगता है, मतलब डार्कनेस से डर लगता है, एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट ले। और सारे इंसान को सांपों से डर लगता है, मकड़ियों से डर लगता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो है उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी का जो है सिंबॉलिक फॉर्म उन्होंने बोला आर्कीटाइप्स। उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्शन। जस्ट लाइक प्रोजेक्टर जो कि किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कर देता है, तो प्रोजेक्शन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है शैडो। शैडो हमारे साइकी का, हमारे माइंड का वो पार्ट है जो कि हम सामने नहीं लाना चाहते हैं, किसी के भी सामने नहीं लाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे साइकी का पार्ट होता है ये अनएक्सेप्टेबल होता है समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर जो मोरल्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग उसे दबा देते हैं कहीं ना कहीं पर। लाइक बहुत लोगों को जो गुस्सा आती है तो वो हमारे शैडो का पार्ट है, लेकिन उसे दबा देते हैं। तो हमारे शैडो हमारे साइकी का वो पार्ट है जो कि सप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ अनकंफर्टेबल टू फेस। तो ये हो गया हमारा शैडो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, की कॉन्सेप्ट ऑफ यूंगियन साइकोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो कार्ल यूंग का जो एनालिटिकल साइकोलॉजी में जो उन्होंने थ्योरीज दी, अब हम उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसका एक बेसिक आउटलाइन देखें तो वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस, आर्कीटाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स, ड्रीम्स, इंडिविजुएशन और सिंक्रोनिसिटी। एक ओवरऑल मैंने बता दिया कि इस तरीके से जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ साइकी। साइकी क्या हो गया? हमारे माइंड का पार्ट। तो हमारे माइंड को कार्ल यूंग ने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बांटे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है द कॉन्शियस माइंड। अब देखो, कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो पार्ट हो गया जो कि किसी भी सिचुएशन को लेके अवेयर होता है, जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी मेमोरीज होती है, वो इस माइंड का पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड का। और कॉन्शियस माइंड में एक मेजर पार्ट होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो हमारे कॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जो कि हमें एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है, एक सेंस ऑफ आई, मतलब मैं वाली जो चीज़ है वो यही ईगो प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पर ईगो है और जो हमने सिगमंड फ्रॉइड में ईगो पढ़ा था, दोनों डिफरेंट है। सिगमंड फ्रॉइड का जो ईगो था वो हमारे माइंड का ऐसा पार्ट था जो कि रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पर जो है कार्ल यूंग का ये कहना है कि ईगो हमारे कॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है, वो मेजर हिस्सा है जो कि हमें इंडिविजुअलिटी फील कराता है, जो कि हमें आई फील कराता है, जो कि हमें सेल्फ वाला जो फीलिंग होता है वो हम ईगो की वजह से फील करते हैं। इसके बाद हमारा आता है द पर्सनल अनकॉन्शियस। अब देखो, अब यहाँ से जो है हमारा मेजर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अब चाहे कार्ल यूंग हो या फिर सिगमंड फ्रॉइड हो, उन दोनों का ये मानना था कि एक हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड और एक हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और जो हमारे मेजर लाइफ के डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पर मेजरली हमारे अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। और कार्ल यूंग ने एक बहुत ही फेमस कोट भी कहा था कि अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट एट
इट एज फेट, मतलब तुम्हारे जो लाइफ का जो भी डिसीजन होगा, जो भी तुम कर रहे हो, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस चलाते रहेगा, कंट्रोल करते रहेगा, अगर तुम अवेयर नहीं रहे तो। और तुम्हें लगेगा कि भाई यही किस्मत है। तो इस कोट का ये कहना था। और दोनों ने जो है अनकॉन्शियस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और एक्चुअल में अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप समझोगे कि यार अनकॉन्शियस को समझना, जो भी हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उसे समझ के उसे रिजॉल्व करना ही हमारा जो है मेजर पर्पस है। अगर हम लोगों ने उसे रिजॉल्व कर लिया, आपके चाइल्डहुड में कोई भी इंसिडेंट्स हुए, कोई भी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए, तो आपका माइंड, आपका बॉडी जो है आगे चल के उस इवेंट को एवॉइड करने की कोशिश करेगा। और उसी इवेंट को एवॉइड करने की कोशिश में वो अलग अलग तरीके की डिसीजंस बनाएगा। कॉन्शियसली नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही है। तो इस कारण से हमें अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को कार्ल युंग ने नाम दिया इंडिविजुएशन का। तो देखो, द पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है कि किसी भी इंसान के, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तो वो हमारा साइकी, हमारा माइंड जो है सप्रेस्ड कर देता है, सॉरी सप्रेस्ड नहीं, रिप्रेस्ड कर देता है। और उसे जो है हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं, अपने अनकॉन्शियस में भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने दो वर्ड यूज़ किए, एक सप्रेस और दूसरा रिप्रेस। सप्रेस क्या होता है कि अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी मोमेंट पर और आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसे हटा देते हो, तो वो हो गया सप्रेस कर देना। और रिप्रेस करना क्या होता है कि आप उसे कॉन्शियसली नहीं करते हो, आपका माइंड उसे अपने अनकॉन्शियस में भेज देता है और उसके बारे में आप अवेयर भी नहीं रहते हो, तो उसे हम रिप्रेस्ड मेमोरीज कहते हैं। इट होल्ड रिप्रेस्ड मेमोरी, थिंग्स यू अवॉइड थिंकिंग बिकॉज पेनफुल, तो वही चीज़ें हो गई। और देखो, ये हमारा हो गया अनकॉन्शियस, ठीक। अगर हम एक बेसिक डिज़ाइन बनाएं और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेमोरीज रहते हैं, जो भी इंसिडेंट्स रहते हैं कैप्चर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सच कॉन्टेंट्स एंड यूंग रेफर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो इसे जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि जो भी हमारे मतलब पर्सनल अनकॉन्शियस में जो भी थॉट्स और मेमोरीज चले जाते हैं जो कि पेनफुल होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर हम एक कॉमन छोटा सा अगर एग्जांपल लें तो वो ये है कि एक बच्चा है, वो खुश हो करके किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है स्कूल में, और वो स्टेज पर जाता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जो है वो नर्वस हो जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उसके लिए वो वाली जो इवेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा सेमफुल होती है, और इस कारण से उसका माइंड क्या करेगा कि उस चीज़ को रिप्रेस करेगा कि यार वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उस बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल है, तो उसका माइंड उसे रिप्रेस्ड कर देता है धीरे धीरे। लेकिन एक खास चीज़ ये होती है कि रिप्रेस की जाती है, वो चीज़ें जाती नहीं है, वो बस रिप्रेस्ड हो जाती है। और उसके बाद एक चीज़ होती है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज साइकोलॉजिकली चार्ज मूवमेंट। अब जब भी वो बच्चा कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए अगर 20 साल की उम्र में या फिर 30 साल की उम्र में भी जाएगा, तो उसे घबराहट होगी। देखो, एक जनरल सी घबराहट होती है जो कि नॉर्मली सबको होगी, लेकिन यहाँ पर एक जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, उसे घबराहट होगी। और अगर वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि आखिर ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, तो वो इस चीज़ को रिजॉल्व मतलब बड़े मुश्किल से कर पाएगा। तो कॉन्स्टिलेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल चार्ज मूवमेंट हो गया जो कि उस कॉम्प्लेक्स को ट्रिगर कर देता है, जो भी हमारा रिप्रेस्ड मेमोरी है उसको ट्रिगर कर देता है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा लेते हैं कि कोई इंसान है जो कि कभी किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी इंसिडेंट के कारण उसने खून देखा और खून देख करके जो है उसे एंजाइटी वगैरह होने लगी, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो आगे चल के क्या होगा, तो वो चीज़ें जो है उसके सबकॉन्शियस में चली गई, रिप्रेस्ड हो गई, जिसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब आगे चल के क्या होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन उस टाइप की आई जहाँ पर कि उसे मतलब खून दिखा, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो वो पैनिक कर जाएगा। अब पैनिक क्यों हो रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिलेशन, अब वही वाली साइकोलॉजिकल चार्ज मूवमेंट हो गई जहाँ पर कि
उसका कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स एक बटन हुआ जो कि हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहता है एक किसी भी स्पेसिफिक मेमोरीज को लेकर के, इवेंट्स को लेकर के, और जब भी साइकोलॉजिकल चार्ज इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड इवेंट्स होंगे, जैसे कभी कभी होता है ना किसी स्मेल को लेकर के बहुत कभी कभी अच्छा फील होता है, कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, तो जब भी वो स्मेल आएगी तो लोग को बुरा फील होता है। तो ये चीज़ हो गई कॉन्स्टिलेशन वाली चीज़। अब हम आते हैं किस पर, हाउ कॉम्प्लेक्स वर्क्स। देखो कॉम्प्लेक्स ऑपरेट बीनीथ अनकॉन्शियस अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस थ्रू इमोशन एंड बिहेवियर्स। वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की, इमोशनल ट्रिगर व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कॉज इमोशनल एंड बिहेवियर। सेम कि कोई ऐसा इंसिडेंट था जो हुआ, जो हमारे माइंड ने रिप्रेस कर दिया, अनकॉन्शियस में डाला, लेकिन अनकॉन्शियस में डाला वो गई नहीं, तो अगर उससे सिमिलर कुछ भी इंसिडेंट्स होंगे तो फिर हम लोग लाइक ट्रिगर हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि अब जब लोग ट्रिगर हो गया तो वो जो है प्रोजेक्ट कर देता है अपना फीलिंग, अपना जो भी है वो दूसरे के ऊपर, तो उसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। पीपल ऑफन प्रोजेक्ट एनर्जी ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स इनटू अदर्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो जो कार्ल यूंग का वर्क है वो हमारे अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने का वर्क है, और इस प्रोसेस को जो है उन्होंने क्या कहा है, इंडिविजुएशन। तो बाय ब्रिंगिंग कॉम्प्लेक्स टू आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, इंडिविजुअल कैन इंटीग्रेट एंड देयर फ्रेगमेंटेड साइकी एंड अचीव इंडिविजुएशन। अब जो उस बच्चे को स्टेज फियर है, जो डर है, तो वो उसके कॉम्प्लेक्स के कारण है। अब उस कॉम्प्लेक्स को वो अपने अवेयरनेस में ला करके एक अपने स्टेज फियर को ख़त्म कर सकता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडिविजुएशन। मतलब एक तो इंसिडेंट हो गई स्टेज फियर वाली, अब उस बच्चे के लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए होंगे। हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण कि अगर हम बोले तो हमारे ऊपर लिमिटेशंस आ जाती हैं धीरे धीरे। तो उसी चीज़ को है कि हम लोग अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाया, अवेयर होते गए और अपने इंडिविजुएशन के प्रोसेस को अचीव करते रहे। ये कोई मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप 1 साल 2 साल कर लोगे। उनके कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग ये लाइफ लॉन्गिंग प्रोसेस है जो धीरे धीरे चलते रहती है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं मदर कॉम्प्लेक्स के बारे में। वैसे ये तो एक डेडिकेटेड वीडियो डिज़र्व करता है ये टॉपिक, और मैं बनाऊंगा भी कभी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अभी के लिए समझते हैं। देखो हमारे लाइफ में जो सबसे पहला फिगर होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो किसका होता है, हमारी मदर का होता है। और जो भी मदर का बिहेवियर होता है, उस टाइम का जो भी बिहेवियर होता है, उसका हमारे साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस कारण से मदर कॉम्प्लेक्स को समझना सबके लिए, सारे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो उस केस में क्या हो गया कि अगर एक बच्चा है और अगर एक हेल्दी रहा रिलेशन अपनी माँ के साथ, अगर एक बॉन्डिंग हेल्दी रहा, तब तो वो बच्चा आगे जा कर के एक लड़की के साथ या लड़के के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करेगी। और इसका जो है मदर कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल आगे चल के रिलेशनशिप वगैरह फॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आपको ये मदर कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहा, एक माँ ने प्रॉपर केयर किया, सब कुछ किया, ज़्यादा कुछ मार पीट नहीं, तो बच्चा आगे चल के हेल्दी होगा और उसे जो है रिलेशनशिप फॉर्म करने में, किसी भी चीज़ को हेल्दी वे में अपने आप के साथ जो सेल्फ खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशन होता है उससे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस केस में एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा माँ और बच्चे के बीच में, अब हेल्दी रिलेशनशिप किसे नहीं कहेंगे, अगर इन द केस बच्चे को लाइक सेपरेशन वाली चीज़ें हो गई, या फिर प्रॉपर केयर नहीं दिया जा रहा है, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि ओवरली केयर किया जा रहा है कि लाइक माँ उसे अपने से दूर कर ही नहीं रही है, हमेशा पास में रहती है, तो उस केस में क्या होगा कि बच्चा आगे चल के जो है ओवरली डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे के ऊपर। और क्या क्या हो सकती है कि उसका जो है अटैचमेंट स्टाइल, जो अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ अटैचमेंट स्टाइल रहेगा, वो
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। बहुत सारे होते हैं लाइक एक होती है एंग्सियस अटैचमेंट स्टाइल और एवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। इस सब टाइप की अटैचमेंट स्टाइल इसी सब कारण से फॉर्म होती है। तो इस कारण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर ध्यान रखना। और क्या क्या हो सकती है, देखो क्रिएटेड डिपेंडेंसी, हॉस्टिलिटी, फियर ऑफ इंटीमेसी। एक और चीज़ होती है फियर ऑफ अबेंडनमेंट, मतलब उसे हमेशा डर लगा हुआ रहेगा कि अगर किसी के भी साथ वो रिलेशन फॉर्म करता है तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो ये हो गया मदर कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर ज़रूर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हमारा आता है फादर कॉम्प्लेक्स। सिमिलर, अगर फादर फिगर सही है, सही रिलेशन रहा तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा कुटाई करने वाला आ गया या फिर बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप से आ गया कि ये करो वो करो, तो बच्चा आगे चल के जो है प्रॉब्लम होगी उसके साथ। लाइक आगे चल के जो है हो सकता है बच्चा क्या बन जाए, ये पावर सीकिंग, मतलब पावर कॉम्प्लेक्स। लाइक ये हो सकता है कि अगर बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा वगैरह गया, तो आगे चल के जो है उसके अंदर पावर कॉम्प्लेक्स आएगी। मतलब वो जो है चाहेगा कि कंट्रोल करना चीज़ों को, फियर ऑफ लूजिंग पावर, ये वाली चीज़ें होती है। तो ये आ गई हमारी फादर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मैंने ये एक और चीज़ होती है कि अथॉरिटी फिगर के साथ जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। एक अथॉरिटी फिगर को वो नेगेटिव वे में देखता है या फिर उससे डरने लगता है, ये चीज़ें होती है। दूसरा होता है हीरो कॉम्प्लेक्स, डिज़ायर टू सेव अदर और बी सीन एज हीरो। अब देखो इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा बचपन में कुछ अच्छा चीज़ करता है, किसी की मदद करता है और उसके लिए जो है उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है, उसे शाबाशी दी जाती है, तो ये चीज़ें जो है अब उसकी एक कॉम्प्लेक्स बन जाती है। कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं कि अब जो है उसे डिज़ायर रहेगी टू सेव अदर्स एंड बी हीरोइक फिगर। और इसमें प्रॉब्लम तब आती है कि अब जो है ये लोग क्या करने लगते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस। ये वाली मेजर प्रॉब्लम आती है कि ऐसे लोग जो है ना आगे चल के खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा ही केयरिंग बन जाते हैं। उसके बाद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एल्फ्रेड एडलर नाम के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिस तरीके से कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी दिया, उसी तरीके से एल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने ये चीज़ लाई थी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है कि फीलिंग इनएडिक्वेट। और देखो अगर एक बच्चा है, उसे बचपन में अपने भाई के साथ, अपने आसपास के साथ बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके अंदर ना ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा कभी भी खुद को फुलफिल नहीं समझता है, होलसम नहीं समझता है। इस कारण से वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगा हुआ रहेगा। और यहीं पर से आती है कुछ चीज़ें इस टाइप की कि उस बच्चे को अगर उसने कुछ अचीव भी किया तो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो बहुत सारे केसेस में चलो ये ठीक भी है कि आप मोटिवेशन की तरह इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये नेगेटिव हो जाती है। उसके अंदर ये परफेक्शनिज्म वाली चीज़ें आ जाती है या फिर वैलिडेशन सीख करने वाली जो टेंडेंसी होती है, इसी सब कारण से आ जाती है। अब देखो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अब इसे जो है हम लोग प्रोजेक्शन की तरफ बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इंटरनली बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ही खोखले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को मतलब एक प्रोजेक्शन की तरह हम लोग बोल सकते हैं, इसे यूज़ करते हैं उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। लाइक वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मतलब एक्सट्रीमली स्टेटस वगैरह लगाएंगे ये वो, तो खुद को सुपीरियर दिखाने का। तो यहाँ पर वही रीज़न आता है कि वो इंटरनली बहुत ही ज़्यादा खोखले रहते हैं। अब देखो इन्फीरियरिटी फीलिंग, वही चीज़ें आ गई बाय प्रोजेक्टिंग सुपीरियर। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं। सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सेस, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, रिलेशनशिप चैलेंज विथ। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने पहली बार इंटीमेट रिलेशन फॉर्म किया, अब उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो चीज़ें जो है सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स बन जाती है आगे चल के, कि अब उसे जो है उस चीज़ से डर लगता रहेगा या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें हो जाएगी जो कि उसके अनकॉन्शियस को ट्रिगर करेगी। उसके बाद गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अगर किसी भी इंसान को कुछ बताया जा रहा है कि ये मोरल्स है, ये एथिक्स है, और वो उसके अगेंस्ट कुछ करता है, तो उसे खुद में जो है गिल्ट आने लगेगा।
और वही चीज़ होता है गिल्ट कॉम्प्लेक्स में। फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं कि अब किसी इंसान को बचपन से बताया जा रहा है कि भाई तुम दान करो, दूसरों को दो, ये करो। अब जब वो किसी गरीब के आसपास से गुजरेगा और उसने अगर उसे पैसे नहीं दिए तो उसे इंटरनली गिल्ट आएगा। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मॉरल्स और इथिक्स समाज में बताए जाते हैं कि इज्जत तभी शो होता है जब तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, प्रणाम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तमीज़ से बात करते हो। एंड इन द केस अगर वो बच्चा किसी भी कारण से डिसरिस्पेक्ट कर देता है किसी का भी, तो फिर उसे इंटरनली गिल्ट फील होती है। और हम लोग इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये ले सकते हैं कि लड़कों के केस में मैंने देखा है और जनरली ये होता है कि मास्टरबेशन करने के बाद जो है उन्हें गिल्ट आता है। और अगर इसके बेस में जा कर के देखो तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, रिलीजियस चीज़ें होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें जो मास्टरबेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब नेगेटिव कंसीडर किया जाता है तो लाइक ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, ये है, वो है, चलो ठीक है, ठीक। लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूप में बताया जाता है कि यार अगर तुमने मास्टरबेशन कर लिया तो लाइक क्या क्या कॉन्सेप्ट है भाई कि 40 दिन लगते हैं वीर्य फॉर्म होने में, आई डोंट नो। तो अब इस कारण से क्या होगा कि अगर बच्चे को बचपन से बताई जा रही है ये सब चीज़ें, तो जब भी वो मास्टरबेट करेगा तो उसे क्या ट्रिगर होगी, यही गिल्ट कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है। तो ये हमने बात कर लिया गिल्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसके बाद पावर कॉम्प्लेक्स में हमने बात किया कि यार बच्चों को अगर अगर कोई बच्चा है और स्टार्टिंग से उसे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है तो वो आगे चल के जो है पावर को क्रेव करेगा, डिज़ायर ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ बचपन में कुछ कुछ उसी टाइप के कांड हुए कि पिताजी ने पेला उसे। उसके बाद मनी कॉम्प्लेक्स अब जनरली लोग, और मनी कॉम्प्लेक्स मैंने देखा है कि अक्सर बहुत लोगों में होते हैं, खास करके मिडिल क्लास लोगों में। और भाई जनरली जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा ही फेस करते हैं क्योंकि उनके घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसी कारण से बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं। तो मनी कॉम्प्लेक्स वही होता है कि जो आपने मनी का रिलेशन अपने घर में देखा, अब उस टाइप की बिलीफ्स आपके मतलब आपके माइंड में फॉर्म हो जाती है। उसके बाद पर्सोना कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? पर्सोना भी जो है एक आर्कीटाइप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पर्सोना, हम जानेंगे। तो पर्सोना कॉम्प्लेक्स ये होता है कि आप प्रिटेंड करते हो दूसरे के आगे। अगर हमें किसी भी ग्रुप में फिट इन होना होता है तो हम लोग कोई ना कोई मास्क लगा करके फिट होते हैं, उसी को हम लोग पर्सोना कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग ऑथेंटिसिटी। अगर आप ये एक्सेसिव करने लगते हो कि मतलब ग्रुप में फिट होने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए या फिर कूल दिखने के लिए किसी ग्रुप में जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली लगता है कि यार कुछ तो मिस हो रहा है। तो वो यही चीज़ है कि आपका ऑथेंटिसिटी जा रहा है, आपका इंडिविजुअलिटी जा रहा है। तो ये हम लोग पर्सोना कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं। शैडो हमने बात किया था जैसे स्टार्टिंग में, हमारे साइकिक का ऐसा पार्ट जो कि हम शो नहीं करना चाहते हैं, जो कि हम लोग छुपा के रखना चाहते हैं, तो वो हो गया शैडो। और जैसे देखो इफेक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्शन, शैडो ट्रेड। तो वही चीज़ हो गई कि अगर कोई बच्चा है, उसने बचपन में किसी के ऊपर गुस्सा किया, तो उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करना गलत बात है, ये है, वो है। तो इस कारण से अब क्या होगा कि वो उसके मतलब शैडो पार्ट में चला गया। अब जो है लाइक वो चाह करके भी जो है अगर गुस्सा करना चाहेगा तो उसे लगेगा कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक समाज में जो है एक तरीके से एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं है, अगर एक्सेसिव किया जाए तो सही भी है। उसके बाद गॉड कॉम्प्लेक्स, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, नार्सिसिस्ट वाली चीज़ है कि लोगों को फील होने लगता है यार जो है वही है। तो ये रही हमारी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइकिक का हमारा तीसरा पार्ट है द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कार्ल युंग का ये कहना था कि एक हमारा हो गया कॉन्शियस, दूसरा हो गया पर्सनल अनकॉन्शियस, तीसरा हो गया कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारे कॉन्शियसनेस का वो पार्ट है जो कि सारे ह्यूमन के साथ हम लोग शेयर करते हैं। और इसका जो है, जो हमने बोला कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब उन्हें ऐसा
क्यों लगा कि एक कलेक्टिव माइंड भी होती है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो उनके पेशेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को सिमिलर टाइप के ड्रीम्स आते थे। और सिंबॉलिज्म जो रिलीजन में चीज़ें होती है, मंडलास जो श्री यंत्र वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी जो है देख करके उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ तो होता है यार, कि मतलब अलग अलग डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, फिर भी जो है अगर सिमिलैरिटी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पर कलेक्टिव अनकॉन्शियस या फिर कहीं ना कहीं डीपर लेयर ऑफ माइंड शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस, मतलब सारे इंसान कहीं ना कहीं पर माइंड शेयर करते हैं, कोई एक कलेक्टिव चीज़ें हैं। जैसे इसका हमने एक एग्जांपल देखा था कि आखिर सारे इंसान को अंधेरे से क्यों डर लगता है। आखिर सारे इंसान को बहुत सारे इंसान को सपना आती है ना, ये गिरने वाली, फॉलिंग वाली क्यों आती है, स्पाइडर, स्नैक्स, इन सब से डर क्यों लगता है। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला द कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया। और इसमें जो है हमारी आती है आर्कीटाइप्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा पर्सनल अनकॉन्शियस, उसमें जो भी मेमोरीज रिप्रेस्ड थी उसे हमने कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। उसी तरीके से जो है हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट है, छोटे 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 छोटे, उसे हमने आर्कीटाइप का नाम दिया। अब आर्कीटाइप हम लोग पढ़ते हैं। देखो, आर्कीटाइप और आर यूनिवर्सल सिम्बल्स, पैटर्न, थीम्स रिसाइड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक। तो यही चीज़ हो गई कि मतलब आर्कीटाइप्स वही सिम्बल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन हैं, जो कि पैटर्न्स के रूप में माइंड में आते रहते हैं, सारे लोगों के सपने में आते हैं। और कहीं ना कहीं पर अगर कल्चर डिफरेंट भी है तो भी सिमिलर चीज़ें ही आती है। तो उस चीज़ को जो है उन्होंने आर्कीटाइप और कलेक्टिव अनकॉन्शियस से एक्सप्लेन किया। और आर्कीटाइप के जो है 4 कोर पार्ट्स बताए उन्होंने कि 4 कोर टाइप के आर्कीटाइप्स होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला हमारा आर्कीटाइप है द पर्सोना। अब पर्सोना क्या होता है? पर्सोना एक मास्क को बोला जाता है कि जो हम लोग एक फिट इन होने के लिए जो मास्क यूज करते हैं ना, उसे पर्सोना का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ देखते हैं, द पर्सोना इज द मास्क और सोशल रोल वी अडॉप्ट टू फिट इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलना है तो कुछ ना कुछ लाइक सबके कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड होता है। अब सारा चीज़ तो आप नहीं समाज में दिखा सकते हो, ये कर सकते हो, तो इस कारण से हम लोग मास्क लगा करके चलते हैं। लाइक अगर आपको काम पर जाना है तो आप दूसरे तरीके की पर्सनैलिटी बन जाते हो, आपको घर पे रहना है तो आप तीसरे तरीके की पर्सनैलिटी बन जाते हो। ये चीज़ें आती है पर्सोना के अंदर। पर्पस, इट अलाउ अस टू फंक्शन सोसाइटी इन सोसाइटी बाय कन्फर्मिंग द सोशल नॉर्म्स। ये देखो कि हम लोग एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं इसके कारण से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल वर्क देन होम, आप जैसे अपने ऑफिस में या फिर अपने कॉलेज में बिहेव करते हो उस तरीके से आप अपने घर में नहीं करते हो, सिमिलर चीज़ें हैं। डेंजर, ओवर आइडेंटिफिकेशन विथ पर्सोना, तो वो यही चीज़ है कि अगर कोई ओवर आइडेंटिफाई कर लेता है पर्सोना के साथ, मतलब पर्सोना को ही वो अपनी रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग ग्रुप में फिट इन होने के लिए, लाइक किसी भी ग्रुप में, लाइक अगर वो पार्टी वगैरह करते हैं तो उसमें अगर दोस्ती करना है, फिट इन करना है, तो आप अगर उसमें इंडल्ज करने के लिए अपने पर्सोना को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और अपने जो इंडिविजुअलिटी है उसको सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और मेक समवन फेक और डिसकनेक्शन फ्रॉम द ट्रू सेल्फ, ये चीज़ें होती है। उसके बाद सैडो, सैडो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आर्कीटाइप है, उसका वो पार्ट हो गया हमारा जो कि हम लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो सोसाइटी से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उन चीज़ों को जो है हम लोग सैडो कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं द सैडो रिप्रेजेंट द डार्कर रिप्रेस्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, ट्रेड डिजायर, ठीक, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है उस चीज़ों को। अब देखो, ये जो फ्रॉइड हो गए या फिर यूंग हो गए, इन्होंने ड्रीम पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है और इनका मानना था कि जो हमारा ड्रीम होता है वो हमारे अनकॉन्शियस तक पहुंचने का एक जरिया होता है, इस की टू अनकॉन्शियस। और जो सैडो वाली चीज़ हुई, आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कभी ना कभी ऐसा सपना आया होगा जिसमें आपने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया और वो कांड देख करके आपको भी लग रहा है कि यार ये मैंने क्या किया। जब आप सपने से जगते हो तो आपको फील होता है अच्छा ऐसा हुआ, मैंने किया। तो वो क्या है? वो हमारा सैडो ही है जो हमने दबा करके रखा है और
वो कहीं ना कहीं ड्रीम के फॉर्म में हमें दिखती है और वो चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कारण से हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। अब देखो है क्या कि आपको वो चीज़ें करनी नहीं है जो आपकी ड्रीम में आई, लेकिन आप अगर खुद एक्सेप्ट कर लो ना कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मैंने ड्रीम्स में अगर ऐसा देखा, या फिर आप अपने शैडो को अगर कन्फ्रंट करो कि अच्छा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ये कर दूंगा, तो आपका फिर मॉरल्स और एथिक्स आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये वो ठीक। लेकिन वही आपका शैडो है, उस चीज़ों को आप कन्फ्रंट करो। हाउ इट मैनिफेस्ट, एंगर, एनवी, गिल्ट, वही चीज़ें, ए जजमेंट टुवर्ड अदर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, डिनाइंग इट कैन बी लीड टू प्रोजेक्शन व्हेन एट्रीब्यूट फॉल्स। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब ये देखो पर्सनल लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये कार्ल युंग ने एक और चीज़ कही थी कि अगर आप किसी के बारे में कुछ पसंद नहीं करते हो ना, किसी भी इंसान में कुछ अगर आप लाइक नहीं करते हो, तो वो दिखाता है आप ही का पार्ट, कुछ ना कुछ वो आप ही का शैडो है। तो यही चीज़ हो जाती है कि अगर आप शैडो को कन्फ्रंट नहीं करते हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये इंटीग्रेट नहीं करते हो शैडो को खुद से, तो फिर आप वही करने लग जाओगे कि अपने शैडो को जो है दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट किया, दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया, दूसरे के ऊपर गुस्सा किया, ये वो। और लाइक अगर ऑफिस में गुस्सा नहीं कर सके तो घर में आकर के गुस्सा किया, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इस कारण से जो है शैडो को कन्फ्रंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक ही हो जाती है शैडो वर्क, कि आखिर किस तरीके से हम लोग अपने शैडो को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ईगो के साथ, अपने कॉन्शियसनेस के साथ। ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपी विच इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग पार्ट ऑफ साइकिक, ठीक है, ट्रॉमा। तो यही चीज़ें हैं कि अपने शैडो को, अपने जो भी नेगेटिव पार्ट है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना हमारा आ जाता है शैडो वर्क में। और शैडो वर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो एक बहुत ही फेमस फेमस तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है और उसमें बहुत ही डेप्थ में कवर करती है एक लड़की। उसका नाम है द डायमंड नेट करके, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उस पर देख सकते हो उनके वीडियोस वगैरह। वो मेजरली अराउंड ह्यूंगियन साइकोलॉजी के ही अराउंड बात करती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्कीटाइप जो कि है शैडो। अब हम आते हैं अपने तीसरे आर्कीटाइप के ऊपर जो कि है एनिमा और एनिमस। अब देखो एनिमा क्या हो गया, द फेमिनिन एस्पेक्ट विद इन मैन, और एनिमस क्या हो गया, द मैस्कुलिन एस्पेक्ट विद इन वीमेन। अब देखो यहाँ पर जो है मेल या फिर फीमेल, इन चीज़ों को जो है इंडियन फिलॉसफी में भी, इंडियन माइथोलॉजी में भी बताई गई है। अर्धनारीश्वर जो शंकर भगवान एक हैं, उनका और पार्वती जी का जो एक अर्धनारीश्वर वाला पिक्चर देखा होगा, तो वही चीज़ आ जाती है कि अगर एक मेल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फेमिनिन कैरेक्टर होती है, या फिर उसका एक फेमिनिन साइड होता है, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे वो एक्सेप्ट करे। और उसी तरीके से अगर फीमेल है तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो, या फिर मतलब वो डोमिनेट करना चाहे, वो असर्टिव हो, ठीक। तो इस चीज़ों को लाइक हमें हाइड नहीं करना है, इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। एक अगर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एग्जांपल देखें ना, तो वो ये है कि अगर आप एक लड़के हो तो आपके ड्रीम में अगर कोई लड़की आती है, तो अगर आप उसको उसको जान पहचान रहे हो तब तो ठीक है, चलो वो तो अलग ड्रीम हो गया। लेकिन अगर आपको ड्रीम में कोई सुंदर सी लड़की दिखती है, परी जैसी, जो आपको लगती है क्या कि अच्छा यही मेरी सोलमेट होगी, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो आप ही का एनिमस है। अगर आप मेल हो तो वो आप ही का फेमिनिन पार्ट है। और अगर आपके ड्रीम में ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मैस्कुलिन पार्ट को बहुत ही ज़्यादा ऊपर करना चाह रहे हो और अपने फेमिनिन पार्ट को सप्रेस करना चाह रहे हो। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। और अगर आप में फेमिनिन एस्पेक्ट्स हैं जो कि सारे मेल्स में रहते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर अगर मैस्कुलिन एस्पेक्ट हैं, तो उसे जो है एक्सेप्ट करो। लाइक अगर आप एग्रेसिव नहीं बन सकते हो एज ए मेल, अगर आप एग्रेशन ज़्यादा शो नहीं करते हो, और फिर आप ये UFC जैसे स्पोर्ट्स वगैरह देख करके एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हो, देन यार ये सारी चीज़ें सही नहीं होती है। ये आपके फिर वही एनिमा और एनिमस वाली चीज़ें
अनबैलेंस कर देती है। अब देखो डेंजरस, ए मैन ओवरली रिजेक्टिंग हिज एनिमा माइट इमोशनली रिजिड वाइल वुमेन डिनाइंग माइट बी असर्टिव, ये चीज़ आ गई। इट्स बैलेंस, और इसका बैलेंस जो है एक अपने इंडिविजुएशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक होलसम पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं द सेल्फ की। ये जो है हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है, और जो सेल्फ बनने का प्रोसेस है उसी को कार्ल यूंग ने इंडिविजुएशन का नाम दिया है। और यही जो है यूंगियन साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है कि आप जो है एक होलसम पर्सनैलिटी बनो, एक अल्टीमेट गोल ऑफ यूंगियन साइकोलॉजी। और ये क्या है, इंडिविजुएशन का। अब सेल्फ क्या है, द सेल्फ इज सेंट्रल आर्कीटाइप। अब ये जो सेल्फ होता है वो आपके अनकॉन्शियस, ईगो, इन सारे का एक बैलेंस्ड फॉर्म होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ। एग्जाम्पल, ए पर्सन हुए सक्सेसफुली एक्सेप्ट, ठीक है, हारमोनी एंड पर्पस। अब जो है जब यही अल्टीमेट गोल है तो जब इसे वो अचीव कर लेगा तो एक जो कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो यहीं पर होती है। सेल्फ बनने की ही तरफ हमारा भी ध्यान रहना चाहिए। और अगेन मैंने बोला ना कि जैसा यूं ने बोला कि इंडिविजुएशन जो है वो कुछ साल भर, 6 महीने, इतने दिनों का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम जर्नी होती है। आपको धीरे धीरे अपने बारे में धीरे धीरे चीज़ें पता चलती रहती है, आप उसे इम्प्रूव करते रहते हो, ये होता है इंडिविजुएशन। तो ये रहा हमारा 4 कोर आर्कीटाइप्स। अब हम लोग बात करते हैं 12 एक्सपेंडेड आर्कीटाइप्स के बारे में। अब इसको भी जो है फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईगो ड्रिवन आर्कीटाइप, सोल ड्रिवन आर्कीटाइप और सेल्फ ड्रिवन आर्कीटाइप। अब ईगो ड्रिवन आर्कीटाइप क्या है, दिस आर्कीटाइप आर इंडिविजुअल इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब खुद के साथ जो है एक सेल्फ आइडेंटिटी, खुद का एक इंडिविजुअलिटी वाली जो चीज़ें होती है इसमें डोमिनेट होती है, ठीक। दे डील विद सर्वाइवल, सोशल बिलोंगिंग, अचीवमेंट, ठीक। उसके बाद सोल ड्रिवन आर्कीटाइप। सोल ड्रिवन आर्कीटाइप क्या है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंटरनल चीज़ें होती है कि इंटरनल फाइंडिंग, मीनिंग को फाइंड करना, पर्पस एंड मीनिंग वाली चीज़ें, वो आ जाती है सोल ड्रिवन। सेल्फ ड्रिवन हो गई इंटीग्रेशन, बैलेंस और होलनेस, कंप्लीट जो पर्सनालिटी चीज़ें होती है। अब देखो ईगो ड्रिवन ये आर्कीटाइप्स कौन कौन से हैं, इनोसेंट, एवरीमैन, हीरो और केयर गिवर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये क्या है, ये आर्कीटाइप्स हैं। आर्कीटाइप्स क्या हैं, हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के डिफरेंट पार्ट हैं, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो सिंबॉलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम लोग आर्कीटाइप्स कहते हैं। तो जो है ये 12 एक्सपेंडेड आर्कीटाइप्स वही चीज़ें हैं कि ये अलग अलग टाइप के सिंबॉलिज्म हो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गए, जो कि इंसान पॉजेस करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो चीज़ रहता है। अब हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि आखिर ये आर्कीटाइप्स हैं क्या। द इनोसेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्योर, अगर वन वर्ड में डिफाइन करते चलें तो वो ये है। लेकिन इन्हें जो है डर किस चीज़ से रहता है, करप्शन से और हार्म से। और क्या है, इंस्पायरिंग, डर रहता है लेकिन फिर भी लोगों को जो है इसी टाइप के लोग इंस्पायर करते हैं, ठीक। सीक हैप्पीनेस एंड सिंप्लिसिटी। उसके बाद एवरीमैन इस टाइप के टाइप के लोग हो गए जो कि लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की चीज़ें बोले हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे। ग्राउंडेड एंड रिलेटेबल, ठीक। लेकिन इनका फियर क्या होता है, बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर, मतलब अटेंशन सीकर टाइप के लोग हो जाते हैं ये। उसके बाद द हीरो आर्कीटाइप, करेजियस एंड डिटरमाइंड। और जैसे देखो जो हमारा आर्कीटाइप हुआ वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट हुआ, जो सिंबॉलिज्म या फिर जो रिप्रेजेंटेशन हुआ कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, उसे हम लोग आर्कीटाइप्स कहते हैं। और जो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस का पार्ट हुआ उसे हम लोग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है द केयर गिवर, इसे हम लोग मदर आर्कीटाइप भी बोलते हैं। और इनका क्या है, कंपैशन और सेल्फलेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है। और फियर, सेल्फिशनेस और नेग्लेक्ट ऑफ लव्ड वन। देखो ये जो आर्कीटाइप्स हैं इन्हें हमारे पुराने स्टोरीज़ में, जो भी किसी भी रिलीजन के स्टोरीज़ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर दिखाया गया है। हम लोग देख सकते हैं कि स्टोरी में जो है, अगर एक किसी भी कल्चर की स्टोरी उठा लें, चाहे वो
क्रिश्चियनिटी की हो, इस्लाम की हो, हिंदुइज़्म की हो, या फिर अगर आप कोई ट्राइबल स्टोरी भी उठाओगे तो उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी कि कोई उसमें कैरेक्टर ऐसा है जो कि इनोसेंट है, कोई एवरीमैन है मतलब जो सबसे रिलेट करके रहता है, हीरो हीरो वाली चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलती है, केयर गिविंग वाली भी चीज़ दिखती है, रिबेल, एक्सप्लोरर, लवर, क्रिएटर। ये हमारा क्या है, एक जो कलेक्टिव लेवल पे हमारा अनकॉन्शियस है उसका पार्ट है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, मतलब यूंग ने देखा कि सारे रिलीजन्स में या फिर सारे कल्चर में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है। और ये जो है हमारे 12 एक्सटेंडेड आर्कीटाइप्स के पार्ट हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे फ्रॉइड ने दिया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यूंग वाली, और जैसे ये वाली है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये किसने दिया है, एल्फ्रेड एडलर ने, जिन्होंने कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी स्टार्ट की। तो ये हो गया हमारा क्या क्या आर्कीटाइप्स, 4 कोर आर्कीटाइप्स हमने देख लिया, और एक्सपेंडेड आर्कीटाइप्स हमने देख लिया। तो ये हमने बात की आर्कीटाइप्स के ऊपर। अब अगर हम चीज़ों को समराइज करें तो वो इस तरीके से है कि हमारे माइंड का जो है स्ट्रक्चर ऑफ साइकी में हमारे माइंड का 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो कि अवेयर है, और इसमें एक मेजर पार्ट आता है ईगो, जो कि हमारे इंडिविजुअलिटी को शो करता है, जो कि ये शो करता है आई वाली जो सेल्फ वाली फीलिंग है वो कहाँ से आती है, ईगो से आती है। उसके बाद द पर्सनल अनकॉन्शियस में हमने देखा कि हमारा जो पर्सनल अनकॉन्शियस माइंड है, पर्सनल अनकॉन्शियस खुद का इंडिविजुअल का हुआ, और उसके बाद हमने देखा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि सारे इंडिविजुअल शेयर करते हैं, सारे ह्यूमंस शेयर करते हैं। और ये मेजरली आई कहाँ से थी, जब यूंग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में सेम तरीके के सिंबल यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें सेम टाइप के ड्रीम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट आया। पर्सनल अनकॉन्शियस में हमने ये कॉम्प्लेक्सेस वाली चीज़ें देखी, और कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपके पर्सनल लेवल पर क्या ऐसी चीज़ें हुई है जो कि आपके दिमाग में एक नेगेटिव मेमोरी की तरफ बन गई है, रिप्रेस्ड हो गई है, और अगर उस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो फिर से ट्रिगर हो जाती है। ये चीज़ हमने देखा। मदर कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लाएंगे एक। ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद आर्कीटाइप्स देखा, 4 जो कोर आर्कीटाइप हैं, वो पर्सोना जो मास्क वाली चीज़ें होती है, शैडो जो हम लोग छुपाते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है सोसाइटी में, एनिमा एनिमस ये मेल के अंदर जो फेमिनिन एस्पेक्ट होती है, और जो फीमेल के अंदर जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट होती है उसे हम लोग ये कहते हैं एनिमा और एनिमस। उसके बाद सेल्फ हमारे आर्कीटाइप का वो पार्ट है जिसके लिए एक इंडिविजुअल को जो कि एक्चुअल में परस्यू करना है, और इसे हम किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं, इंडिविजुएशन के प्रोसेस के थ्रू। अब ये कैसे करना है वो भी कार्ल यूंग ने काफ़ी डिटेल में बताई है, और उसे भी हम लोग आगे कवर करेंगे। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया कहाँ तक, द स्ट्रक्चर ऑफ साइकी की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने साइकोलॉजिकल टाइप्स के ऊपर, और ये वाली कॉन्सेप्ट कार्ल यूंग की बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, और ये जो है अभी हम लोग अपने नॉर्मल टर्मोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने किसी भी पर्सनालिटी को 2 साइकोलॉजिकल पार्ट्स में बांटे। सबसे पहला था एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, और दूसरा था फंक्शन के अकॉर्डिंग। और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी उन्होंने आगे 2 और कैटेगरीज में बांटी, जिसमें कि सबसे पहला है इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट्स। ऐसे साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी एक्टिविटी परफॉर्म करना पसंद करते हैं, रेदर देन एनी टाइप ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे यहाँ है फोकस देयर एनर्जी इनवर्ड ऑन देयर थॉट्स फीलिंग एंड इंटरनल एक्सपीरियंसेस, दे प्रिफेयर सॉलिटरी एक्टिविटीज एंड टेंड टू प्रोसेस द इंटरनल वर्ल्ड इंटरनली। ठीक, मतलब इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स आजकल बहुत ही फेमस वर्ड्स है, और यही है कि इंट्रोवर्ट वो ऐसे लोग हैं जो कि सॉलिटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और देखो एक जो अभी बहुत ही ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन मैंने देखी है ना, कि लोग जनरली इंट्रोवर्ट और शाय जो शर्मीले होते हैं उन दोनों को सेम समझते हैं,
लेकिन एक्चुअल में जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। इंट्रोवर्ट और साय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी डेडिकेटेड वीडियो डिज़र्व करता है ये टॉपिक, इस पर भी बनाएंगे। और देखो एक्सट्रोवर्ट्स या एक्स्ट्रावर्जन साइकोलॉजिकल टाइप्स ऐसे लोग हो गए जो कि डायरेक्ट देयर एनर्जी आउटवर्ड, जिन्हें कि बाहर जाना पसंद है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद होता है, तो इसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी टाइप बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आउटगोइंग, एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड, ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम सोशलाइजिंग। यही है कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होंगे वो जब सोशल इवेंट्स में जाएंगे तो वो उनके लिए एनर्जेटिक होगी, और उसी की जगह अगर कोई इंट्रोवर्ट्स चला जाए सोशल इवेंट्स में तो उसकी एनर्जी जो है ड्रेन होती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग साइकोलॉजिकल टाइप्स में दूसरे कैटेगरी को देखते हैं जो कि है फंक्शन, और इसमें भी जो है दो फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें कि है हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड और दूसरा है हाउ वी मेक डिसीजन। तो हम लोग वर्ल्ड को किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं साइकोलॉजिकल टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब क्या क्या अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सबसे पहला सेंसिंग, जो कि अपने सेंसरी चीज़ों पर रिलाई करते हैं, सेंस ऑर्गन्स पर रिलाई करते हैं ज़्यादा, एंड दे प्रेफर फैक्ट, डिटेल एंड प्रैक्टिकलिटी। दूसरे टाइप के हो गए इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब जो गेस करने वाली चीज़ होती है, इंट्यूशन वर्ड भी आपने सुना होगा बहुत बार। फोकस ऑन पैटर्न, पॉसिबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब क्या पैटर्न रही है, इन सब चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करके ये करेंगे कि आखिर मतलब इस तरीके से वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजिन, फ्यूचर ओरिएंटेड, कॉन्सेप्चुअल, ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं जजिंग फंक्शन, हाउ वी मेक डिसीजन। अब जो साइकोलॉजिकल टाइप्स के अलग अलग टाइप हुए, तो अब वो डिसीजन किस तरीके से बनाते हैं। इसमें दो कैटेगरी हैं। सबसे पहला थिंकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, और दूसरे हैं फीलिंग। अब देखो ये दो अलग अलग टाइप के हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन बनाते हैं, तो वही आ जाते हैं फीलिंग वाले कैटेगरी में। और कुछ लोग होते हैं जो कि अपने थिंकिंग के बेसिस पर डिसीजन बनाते हैं, मतलब उनके लिए जो है उनकी जो फीलिंग रहती है वो प्रायोरिटी नहीं रहती है, उनके लिए डेटा क्या पैटर्न्स रहे हैं वो प्रायोरिटी रहती है। तो ये हमने देखा साइकोलॉजिकल टाइप। अब देखो अब इसका क्या है कि अब इन सबको कंबाइन करके जो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वाली चीज़ें हुई, और सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग और फीलिंग, ये जो चीज़ें हुई इनको कंबाइन करके उन्होंने 8 डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी टाइप्स बताए, 8 यूनियन पर्सनालिटी टाइप्स। तो इसमें कौन कौन सी है, एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। और देखो इसका क्या है कि अब जो है मॉडर्न टाइप्स में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, मैं बताता हूँ ये क्या है। उसके बाद एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूशन, ये इन्होंने 8 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स दिए, किस सबको इमर्ज करके, इनको और इनको इमर्ज करके, जैसे इंट्रोवर्जन और सेंसिंग इसको इमर्ज किया, इंट्रोवर्जन इंट्यूशन इसको इमर्ज किया। तो इस तरीके से टोटल 8 पर्सनालिटी टाइप्स हुए। अब देखो ये जो हम देख रहे हैं ना मॉडर्न टाइप किसे कहते हैं, ये कहते हैं MBTI। ये MBTI पर्सनालिटी टाइप होता है, और ये MBTI टूल वॉज डेवलप्ड बाय इजाबेल ब्रिग्स मायर एंड हर मदर कैथरीन कुक्स ब्रिग्स इन 1942। तो कार्ल यूंग ने जो ये वाली कॉन्सेप्ट थी, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और थिंकिंग, सेंसिंग और इंट्यूशन और फीलिंग वाली, अब इसको इमर्ज करके इन्होंने 8 बताई पर्सनालिटी टाइप्स। अब इसी को जो है और इम्प्रूव करके ये MBTI पर्सनालिटी टाइप आई। और अगर आप अपना जानना चाहते हो कि आपका क्या पर्सनालिटी टाइप है, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा कर के आप जान सकते हो कि क्या है, एंड बहुत ही आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा। ये जनरली क्या करते हैं ना कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्या मतलब मैं बताऊं तो अराउंड 100 क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जो है उसे एनालाइज करके आपको बताते हैं कि आपका क्या पर्सनालिटी टाइप है, और टोटल 16 अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ होते हैं। और ये आपको बताएंगे भी कि आपका अगर ये पर्सनालिटी टाइप है तो आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा, और आप जान सकते हो कि आप में क्या पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। ये सारी चीज़ें जो है आप इससे पता कर सकते हो इस पर्सनालिटी टेस्ट से। और देखो ये पर्सनालिटी टेस्ट का जो है 16 अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी आते हैं, जैसे INTJ, INTP। एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो है ये पर्सनालिटी टाइप है INTJ,
एंड इफ़ यू आर समवन जो कि INTJ है, तो इस चैनल पर जो है आगे INTJ से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैं डालूँगा। तो ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी टाइप। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिविजुएशन। अब इंडिविजुएशन क्या है? जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा शैडो है या फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस और पर्सनल अनकॉन्शियस है, इसको जब हम अपने सेल्फ से इंटीग्रेट करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में लाते हैं इन सब चीज़ों को, तो उस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं इंडिविजुएशन। एक जो ट्रू सेल्फ बनने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुएशन। अब देखो, इंडिविजुएशन का डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड रियलाइजिंग आवर इनहेरेंट पोटेंशियल। अब आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को, जैसे कि आपका एनिमस वाली चीज़ें हुई कि आप अगर मेल हो तो आपके अंदर जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, आपका शैडो है, और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सब को हम इंटीग्रेट करते हैं, इन सब को हम अपने अवेयरनेस में लाते हैं और अब इस पर काम करते हैं। तो वही वाली जो प्रोसेस है उसे हम इंडिविजुएशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन एंड द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। ठीक, हम अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट को मतलब इंटीग्रेट करते हैं, वही वाली चीज़ें हो गई। अब इसे करने का प्रोसेस क्या होता है और इसका की कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला, डिफरेंशियल फ्रॉम कलेक्टिव। कोई जो इंसान है वो कहीं सोसाइटी में फिट होने के लिए, किसी ग्रुप में फिट होने के लिए कोई अपने ऊपर मास्क लगा करके रहता है, जिसे हम लोग पर्सोना कहते हैं। तो इंडिविजुएशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप ऑथेंटिक बनो, आप धीरे धीरे जो है वो पर्सोना जो है उसे हटाओ। इंडिविजुएशन रिक्वायर्स डिस्टिंग्विशिंग वनसेल्फ फ्रॉम कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। ठीक, वही जो सोशल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पर्सोना बना करके रखते हैं उसे हटाना है। इंटीग्रेटिंग ऑफ अनकॉन्शियस, जो हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर है, चाहे वो पर्सनल अनकॉन्शियस में हो या फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हो, उसे जो है हमें खुद से इंटीग्रेट करना है। पर्सनल अनकॉन्शियस में कैसी कैसी चीज़ें आ गई, जैसे वो मदर कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें देखी, द गॉड कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें देखी। तो अगर आप में कुछ भी वो चीज़ें हैं तो आप उसे इंटीग्रेट करो। कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली हमने क्या देखी? कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमने एनिमस और एनिमा वाली कॉन्सेप्ट को जाना और शैडो वाले कॉन्सेप्ट को जाना। हमें उस सब को जो है अपने पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद कन्फ्रंटेशन ऑफ शैडोज़, कि हमारे जो भी शैडो हैं उसे कन्फ्रंट करना होगा कि यार एक्सेप्ट करो कि अगर तुम किसी भी नेगेटिव चीज़ के कैपेबल हो तो उसे डिनाई करना, ये सप्रेशन हो गया। हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें एक सेल्फ बनने के लिए, एक कंप्लीट सेल्फ बनने के लिए जो हमारा नेगेटिव पार्ट है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो एक जॉर्डन पीटरसन का भी कोट है, या फिर वो भी मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को कहते हैं कि बी डेंजरस। पहले डेंजरस बनो, उसके बाद जानो कि खुद को कंट्रोल कैसे करना है। तो वो चीज़ें हैं, यही कन्फ्रंट द शैडो, यही वाली बात हो गई उसकी जॉर्डन पीटरसन में भी। एनकाउंटर विथ एनिमा एनिमस, जो हमारे ये क्या क्या है, ये है हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के पार्ट। हमें इनको जो है अपने कॉन्शियस में लाना है, हमें इनसे इंटीग्रेट करना है और हमें इनको कन्फ्रंट करना है। ये चीज़ हो गई। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ इज़ द सेंट्रल आर्किटाइप रिप्रेजेंट यूनिफाइड अनकॉन्शियस एंड। तो अब जब हम इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो हम एक होल पर्सनालिटी बनते हैं। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। यार इंसानों की जो है ना वो टेंडेंसी होती है कि उसे फियर ऑफ अननोन होता है, और चेंज जो है उस फियर को बढ़ाता है कि आपको चेंज होना पड़ेगा, वो फियर ऑफ अननोन को बढ़ा रहा है। तो इस कारण से रेजिस्टेंस ऑफ चेंज आती है। सोसाइटल प्रेशर कि आपका जो पर्सोना है आपको वो डाल करके ही रखना पड़ेगा, और ये चीज़ जो है हमारी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं हार्म करती है। हम लोग भूलते जाते हैं कि यार आखिर हम अपने आप में क्या हैं। और जैसे एक कोट है ना, बी योर सेल्फ,
ये वाली कोट हमें लगता था कि यार बहुत ही मतलब आसान है, छोटा है, ठीक। लेकिन इस कोट का जो मीनिंग है वो यहाँ पर समझ में आती है कि यार बी योरसेल्फ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद देखो यार, फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन, जो हमारे अनकॉन्शियस में जो भी चीज़ें हैं, अब उसे कन्फ्रंट करना कि यार उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक फियर ऑफ अननोन वाली बात हो जाती है कि यार बहुत बार तो हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हमारे शैडो में क्या क्या चीज़ें होती है, और वो चीज़ें जो है हमारे ड्रीम के रूप में आती है। लाइक आपने अगर ड्रीम में किसी को मारा या फिर कुछ कांड किया बहुत बड़ा, तो वो आपका शैडो है, और उसे जो है वही फियर ऑफ अननोन वाली चीज़ आती है कि उसे कन्फ्रंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इंडिविजुएशन इज़ नॉट लीनियर बट ए डायनेमिक। मतलब ये है कि यार इंडिविजुएशन जो है वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है। ये आपको पूरे लाइफ करते रहनी पड़ती है। आपको अपने किसी कमी के बारे में पता चला, आप उसके ऊपर काम करो, तो ये चीज़ें हैं। इट ऑफन बिगेंस विथ क्राइसिस और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो इंडिविजुएशन का प्रोसेस होता है वो जनरली जो स्टार्ट होती है क्राइसिस की टाइम पर होती है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आपका हो गया है, या फिर अब जो है मतलब हद हो गई, अब चेंज होना ही है, तो उस टाइम पर जो है लाइक ये चीज़ें बिगेन होती है, स्टार्ट होती है। और उसके बाद टेक्निक्स सच एज ड्रीम एनालिसिस, एक्टिव इमेजिनेशन, हाँ, जर्नलिंग, ये चीज़ें। अब ड्रीम एनालिसिस किस तरीके से करना है कि मतलब आप के ड्रीम में जो भी चीज़ें आ रही है उसे जो है आप डायरी में लिखते जाओ कहीं ना कहीं, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लिखो, और उसके बाद कुछ कॉमन पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें जो है आपको इंडिविजुएशन में मदद करेगी, आपको बताएगी कि आपके अनकॉन्शियस में क्या चीज़ें हैं जो आपके कॉन्शियस में आना चाह रहा है, या फिर आपको एक सिग्नल दे रहा है कि मैं अनकॉन्शियस में हूँ और मुझे जो है अवेयरनेस में लेकर के आओ, मेरे ऊपर फोकस डालो। तो वो चीज़ें आपको ड्रीम एनालिसिस से पता चलती है। उसके बाद देखो, जो इंडिविजुएशन का प्रोसेस है, एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हुए जिनका नाम है फ्रेडरिक विलियम नीचा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया उबरमेंच का, उबरमेंच या ओवरमैन, ठीक। तो उबरमेंच कौन है? उबरमेंच अगर देखा जाए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो उबरमेंच भी एक ऐसा इंसान है जिसने कि अपने अनकॉन्शियस को, चाहे वो पर्सनल अनकॉन्शियस हो चाहे वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो, उसे जो है उसने एक्सेप्ट किया, उसे उसने अवेयरनेस, अपने अवेयरनेस के अंदर लाया। ओवरमेंच वो इंसान है जो कि किसी भी तरीके का पर्सोना का यूज़ नहीं करता है, उसे जो मन में आता है, जो उसका पर्पस है, वो उसके तरफ काम करता है बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी लोगों के एक्सपेक्टेशन के। तो वही है ओवरमेंच, जो फ्रेडरिक नीचा का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं ड्रीम्स के ऊपर। तो सिगमंड फ्रॉइड हुए या फिर कार्ल यूंग हुए, इन्होंने ड्रीम्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि इनका मानना था कि हमारे अनकॉन्शियस का जो की है वो ड्रीम है। हम अपने अनकॉन्शियस को अपने ड्रीम से समझ सकते हैं कि आखिर हमारा अनकॉन्शियस चाहता क्या है, क्या क्या रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, उसे हम लोग ड्रीम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ड्रीम होता क्या है? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन एज ए सीरीज ऑफ इमेज, इमोशंस एंड नरेटिव ड्यूरिंग स्लीप। तो ये ड्रीम का डेफिनेशन हो गया। अब ड्रीम देखो, एक हो गए पर्सनल कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, जो कि कुछ ऐसे ड्रीम होते हैं जो कि आपका पर्सनल इमोशन, पर्सनल मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस को ट्रिगर करते हैं। तो वो आ गया पर्सनल अनकॉन्शियस के लेवल पे ड्रीम्स। कुछ आते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लेवल पे ड्रीम, जो कि आर्किटाइपल सिंबल्स, थीम्स एंड अपीयर्स एंड ड्रीम्स, ठीक। कुछ इस टाइप के सिंबल्स उन्होंने अपने पेशेंट्स के भी ऊपर देखा कि उनके कुछ पेशेंट्स को जो है सिंबल्स दिखाई देते थे, मंडलास बोलते हैं उसे, जो आपने देखा होगा कि श्री यंत्र टाइप से रहता है, गोल गोल ट्रायंगल, इस तरीके से, उसे मंडलास बोलते हैं। तो इस टाइप के इमेजेस जो है उनके पेशेंट के माइंड में आती थी, ड्रीम्स में आती थी। तो उस टाइप के ड्रीम्स हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ ड्रीम्स, आखिर ड्रीम का पर्पस क्या होता है? कि ड्रीम का यही मेजर पर्पस होता है कि वो आपको अवेयर बनाता है कि आपके अनकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि काम करना आपके लिए ज़रूरी है। वो आपको सिग्नल्स देता है ड्रीम,
और इस कारण से अगर आप ड्रीम एनालिसिस करने के लिए जाओगे तो आपको लाइक वही नोट डाउन करने होते हैं कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नोट डाउन करो कि आपके ड्रीम्स में क्या क्या है, अब उसे एनालाइज करो। अब देख सकते हैं पर्पस ऑफ ड्रीम, सेल्फ रेगुलेशन, वही आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में है उसे कॉन्शियस में लाने की प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रीम्स ऑफर क्रिएटिव सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के ना मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा सॉल्व किया करता था, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जो कि सॉल्व नहीं होते थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाता था। तो जब मैं सोने जाता था तो माइंड में वो प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाते थे और अगले दिन जब जगा तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था। तो यही हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। गाइडेंस फॉर इंडिविजुएशन, आपका ड्रीम आपको गाइड करता है किसके लिए? सेल्फ अवेयरनेस के लिए। एंड इंटीग्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियसनेस, तो वही वाली सारी बातें हो गई कि अनकॉन्शियस को कॉन्शियस से मिलाने का जो प्रक्रिया होता है वो चाहता है कि ड्रीम आप करो, आप समझो और उसे परफॉर्म करो। कॉन्सेप्ट्स इन यूंगियन ड्रीम एनालिसिस, सिंबल्स। तो सिंबल्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा फायर आ रहा है, सांप आ रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी आ रहा है तो आप काम नेचर के हो या फिर आपको काम रहने की ज़रूरत है। अगर फायर आ रहा है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके अनकॉन्शियस को वो पसंद नहीं है, आप रिवेल करो उसके अगेंस्ट। अगर सांप आ रहा है तो वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि आपके आसपास हो सकता है कि कोई ऐसा लोग है जो आपको धोखा दे रहा है। ये सिंबल्स की बात हो गई। आर्कीटाइप्स, आर्कीटाइप्स जैसे हीरो, शैडो, एनिमा, एनिमस, वही सपने में अगर आपको राजकुमारी दिखती है, अगर आप मेल हो या फिर अगर आप फीमेल हो तो अगर आपको राजकुमार दिखता है तो वो आपका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, वो आपके खुद का ही जो है इंटीग्रल पार्ट है जो चाह रहा है कि आप उसके साथ इंटीग्रेट करो। अगर आप लड़का हो, अगर आप तो आप अगर लड़की देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को इम्ब्रेस करो। अगर आप लड़की हो, आप लड़के को देख रहे हो बार बार ड्रीम में, तो इसका मतलब है कि आप अपने मैस्कुलिन जो भी एस्पेक्ट हैं उसको कन्फ्रंट करो। तो ये चीज़ें हो गई। और शैडो वाली भी बातें हम कर सकते हैं। शैडो ये होता है कि अगर आपने लाइक ड्रीम में कुछ आपका भूत वगैरह पीछा कर रहा है, कुछ शैडो या फिर कोई अननोन क्रिएचर पीछा कर रहा है तो वो आपका शैडो है। और या फिर अगर आपने ड्रीम में बहुत ज़्यादा कुछ कांड कर दिया तो वो शैडो में आती है। एनिमा, एनिमस और सेल्फ, ये भी देख लिया हमने। एनिमा एनिमस भी देख लिया कि सपने में अगर आ रही है तो। और सेल्फ की अगर बात करें तो अगर ड्रीम में कुछ वही मंडलास टाइप के अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं तो वो आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए होता है कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो इंडिविजुएशन का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रीम इन यूंगियन साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला है बिग ड्रीम। These are the significant archetypal dreams that reveal profound truth and guidance of dreamer's life. अब अगर हम इसके एग्जाम्पल का बात करें तो कार्ल यूंग बताते हैं कि उनके ड्रीम में बार बार उन्हें दिखता था कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ जिसका कि रूट बहुत ही बड़ा है और बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। तो वो बताते हैं कि उस ड्रीम का ये सिग्निफिकेंट था कि मेरा माइंड मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड है, और वहाँ से उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट निकाला था। उसके बाद डे रेसिड्यू ड्रीम। अब ये क्या हुआ कि जनरली सी बात है कि सोने से जगने से पहले जो ड्रीम आते हैं, जो कि जनरली अगर आई, टूट गई तो फिर से आप सो करके जो उसे कंटिन्यू कर सकते हो, तो उस टाइप के ड्रीम जो होते हैं डे रेसिड्यू ड्रीम कहलाते हैं। और उसका जो है कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होता है। दीज आर लेस सिम्बॉलिक एंड मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ डेली लाइफ। तो ये चीज़ हो गई। और कंपेंसेटरी ड्रीम्स, अब ये इस टाइप के ड्रीम्स हैं जहाँ पर कि आप कुछ एक्सट्रीम कर देते हो। ये देखो, ड्रीम दैट बैलेंस द अनकॉन्शियस एटीट्यूड बाय, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मॉरल एथिक्स इन सब को फॉलो कर रहे हो तो आप ड्रीम में कुछ एक्सट्रीम ही चीज़ देख लोगे, तो वही है कंपल्सेटरी ड्रीम। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव ड्रीम, ड्रीम दैट प्रोवाइड इंसाइट्स और गाइडेंस फॉर फ्यूचर। तो इस टाइप के हुए कि आपको ड्रीम में मैंने तो अभी तक कोई
अपने से एग्जाम्पल सुना नहीं है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि यार आपके ड्रीम में कोई आता है और आपको गाइड करता है। और उसके बाद नाइटमेयर, दिस रिप्रेजेंट अनरिजॉल्व फियर और इनर कॉन्फ्लिक्ट। सैडो वाली बात, दीज आर सेवरल वेकअप कॉल टू एड्रेस सैडो एंड एक्सेप्ट द रिप्रेस्ड इशू। ये मतलब कॉलिंग होती है कि आपका जो सैडो है वो आपको बोल रहा है कि आप अब कन्फ्रंट करो चीज़ों को। तो ये हो गई हमारे ड्रीम वाली चैप्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं सिंक्रोनिसिटी के ऊपर। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो देख लेना, समझ लो। सिंक्रोनिसिटी ये वाली चीज़ है कि ये ऐसी कॉन्सेप्ट है यूंग की। यूंग खुद को तो रैशनल साइंटिस्ट कहते हैं, रैशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये वाली सिंक्रोनिसिटी वाली कॉन्सेप्ट दी, ये कहीं ना कहीं पर जो वो बचपन में अपने रिलीजन फैमिली बैकग्राउंड से, रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड के इन्फ्लुएंस के कारण ये चीज़ें आई सिंक्रोनिसिटी वाली, कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंस वाली जो चीज़ें होती है, वो सिंक्रोनिसिटी का उन्होंने नाम दिया। तो अब हम इसे देखते हैं एक करके क्या है। द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल यूंग दैट डिस्क्राइब्ड अ मीनिंगफुल कोइंसिडेंस और इवेंट दैट सीम्स रिलेटेबल बट आर नॉट कैजुअली कनेक्टेड। इसका हम लोग एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं कि एक अगर कोई इंसान है तो वो किसी जॉब के सर्च में है और उसे कोई आदमी आकर के, कोई अनजान आदमी आकर के उसे गाइडेंस दे देता है। कोई इंसान रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो अनजाने में ही कोई आकर के थोड़ा बहुत बात किया और कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि उसने उसके रिलेशनशिप को चेंज कर दिया। तो ये जो होती है मीनिंगफुल कोइंसिडेंस और इवेंट जो कि रिलेटेबल लगती है लेकिन कैजुअली कनेक्टेड नहीं होती है, तो वही सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी जो साइंटिफिक मतलब बहुत सारी जो इवेंट्स होती है जिसका एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली नहीं दिया जा सकता है, उसको जो है यूंग ने इस कॉन्सेप्ट में डाल दिया, सिंक्रोनिसिटी के कॉन्सेप्ट में। और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या ड्रॉबैक हैं, इसके क्या क्या क्रिटिक्स हुए, क्या क्यों इसे क्रिटिसाइज किया गया, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहला कोर एस्पेक्ट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या है? मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, वही जो मीनिंगफुल चीज़ें होती है लेकिन हमें कहीं से भी वो चीज़ें रिलेटेबल लगती नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड एंड हैव स्पोकन ईयर। अगर आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो तो उसी दोस्त का जो है 1-2 दिनों में कॉल आ जाता है, तो उसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद नो कैजुअल कनेक्शन, जो भी इवेंट्स होती है उसमें कोई कनेक्शन रहती नहीं है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उसके बाद कनेक्शन टू द अनकॉन्शियस, वही जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर जो है कहीं ना कहीं एम्फोसाइज दी गई है कि इसी कारण से ये सिंक्रोनिसिटी वाली चीज़ होती है क्योंकि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल फाउंडेशन, आर्कीटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमने बात की। साइकी एंड मैटर यूनिटी, मतलब ये साइकी और मैटर यूनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग कि हमारा माइंड और जो बॉडी है या फिर जो मैटर्स हैं, जो सराउंडिंग है, वो आपस में कनेक्टेड है। ये वाली चीज़ हो गई। सिंक्रोनिसिटी इम्प्लाइज द साइकिक माइंड और मैटर फिजिकल वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। ये इस चीज़ को दिखाता है कि हमारा माइंड और जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है, और इसको जो है आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो, और जिस चीज़ को आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो तो इस कारण से जो है उसे सिंक्रोनिसिटी वाली कॉन्सेप्ट में डाल दिया। एंड अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पर ये वाली जो सिंक्रोनिसिटी वाली कॉन्सेप्ट है यूंग की, ये मुझे अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से सही नहीं लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब नॉलेज का जहाँ पर गैप हो गया तो आप रैंडमली उसे किसी भी चीज़ से फुलफिल नहीं कर सकते हो। लाइक मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, एक कैजुअल प्रिंसिपल, मतलब कनेक्शन आर बेस्ड ऑन मीनिंग रेदर देन कॉज एंड इफेक्ट चेन, तो ये चीज़ें। उसके बाद क्रिटिसिज्म वाली जहाँ पर बात आती है वहाँ पर हो गई साइंटिफिक क्रिटिसिज्म वाली। क्रिटिक्स आर्ग्यू सिंक्रोनिसिटी, तो वही लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस कि इसका आप नहीं मतलब बता सकते हो, कि एविडेंस नहीं दे सकते हो। और कन्फर्मेशन बायस वाली जो चीज़ होती है
अब देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन वाली कॉन्सेप्ट है, आई वॉज मतलब मैं पहले उसमें बिलीव करता था, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया ना, तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ हुई या फिर मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ हुई, तो वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन बाइस के ऊपर ही चलती है। और वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है सिंक्रोनिसिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ, आपका जॉब लगा, ठीक, तो अब जो है ना, आप पीछे जा कर के देखोगे कि मेरा जॉब किस किस कारण से लगा। अब अगर आपने देखा कि यार मुझे इस भैया का कॉल आया था उस टाइम पर, मैंने रिसीव किया, उन्होंने मुझे रेफरल कर दिया, तो अब जो है आप उस चीज़ को, अगर सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेट कर दोगे। तो वही होती है कन्फर्मेशन बाइस्ड, सीइंग पैटर्न वेयर नॉन एग्जिस्ट। तो ये चीज़ होगी। लोग जो है एविडेंस खोजने की जगह जो है, मतलब अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेज मतलब बेसिस पर जो है डिसीजन बना लेते हैं, ये कोइंसिडेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यही चीज़ें हो गई, हमने देख लिया क्रिटिक्स में सिंक्रोनिसिटी। अब जो है हम लोग बात करते हैं ये सिगमंड फ्रॉइड वर्सेस कार्ल यूंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। और अगर आपने पिछले वाली लेक्चर देखी है, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड कि आप जा कर के वो सिगमंड फ्रॉइड वाली लेक्चर देख सकते हो। सबसे पहले कार्ल यूंग वॉज अर्ली सपोर्टर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। 1907 में इन्होंने साथ काम करना स्टार्ट किया, और कार्ल यूंग बहुत बड़े सपोर्टर थे सिगमंड फ्रॉइड के, साथ में काम करते थे। जो अनकॉन्शियस वाली बातें आई तो उस पर भी कार्ल यूंग ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि जो कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट लाया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप लॉजिकल वे में देखो तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। और अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आई कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली, तो ये उनके रिलीजन बैकग्राउंड के कारण हम बोल सकते हैं कि वहाँ से आई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से थे। तो इस कारण से जो है लाइक दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई। एंड इन 1912 वाइल लेक्चरिंग, ठीक, पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि उन्हें लगता था, यूंग को लगता था कि यार जो फ्रॉइड है ना, वो सारी कॉन्सेप्ट्स को, सारे थ्योरीज को काफ़ी ज़्यादा ओवर सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स भाई, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि यार एक 3 से 6 साल का बच्चा अपनी माँ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट कैसे हो सकता है। तो इस कारण से भी जो है उन्होंने मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुई जब क्रिटिसाइज़ किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनकॉन्शियस माइंड पर फ्रॉइड और यूंग का क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग हमारा माइंड 3 पार्ट में था। पहला कॉन्शियस, दूसरा प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस, और तीसरा जो है हमारा हो गया अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस में हमारे सारे रिप्रेस्ड मेमोरीज रहते हैं। लेकिन अगर हम यूंग की बात करें तो यूंग में यह था कि हमारा कॉन्शियस है, उसके बाद पर्सनल अनकॉन्शियस है, उसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। तो वही डिफरेंस वाली बात आ गई, कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो भाई हटा ही दो, और जो इनका पर्सनल अनकॉन्शियस वाली बात थी उसमें कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें आ गई, जो हमने कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ी वो चीज़ें आ गई। तो इस कारण से दोनों का अनकॉन्शियस माइंड पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद अगर हम ह्यूमन मोटिवेशन की बात करें तो फ्रॉइड जो है ये मानते थे कि जो भी ह्यूमन का ड्राइव होता है वो लिबिडो मतलब जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वही ह्यूमन मोटिवेशन को ड्राइव करती है। लेकिन यूंग का ये मानना था कि सेक्सुअलिटी ही सारी चीज़ों को ड्राइव करने वाली फोर्स नहीं होती है। एक इंसान की जो है खुद की इच्छा होती है, जो इरोस का भी एक कॉन्सेप्ट है, जो खुद की लाइफ फोर्स होती है, वही वो भी जो है लाइफ को ड्राइव करने में मदद करती है, और वो भी जो है एक मोटिवेटर होती है लाइफ को ड्राइव करने में। और वो भी क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्ट परस्यूट, इन सब का कारण बनती है, ना कि सिर्फ लिबिडो जो कि सेक्सुअल ड्राइव है। तो ये हमने देख लिया ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे फ्रॉइड का ये मानना था कि 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। अगर इस बीच में मतलब इन पाँचों में जो सारी चीज़ें हुई वही जो है आगे चल के बच्चे की पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन फ्रॉइड का ये मानना था कि ऐसी चीज़ें नहीं है, एक इंडिविजुएशन का प्रोसेस होता है जो कि लाइफ लॉन्गिंग प्रोसेस है, और
कोई भी किसी भी स्टेज पर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है अपने अवेयरनेस के साथ। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड का ये मानना था कि जो हमारा ड्रीम होता है वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर को शो करता है, लेकिन युंग ये बिलीव करते थे कि ड्रीम जो है ना हमारे साइकिक का अपने कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने का टूल होता है, सो दैट वो अपना सॉल्यूशन ऑफर कर सके अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऑफरिंग सॉल्यूशन इसके लिए। ठीक है। उसके बाद रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो भाई फ्रॉइड का सीधा सा मानना था रिलीजन इज़ एन इल्यूजन, जो कि इंसानों ने आउट ऑफ फियर क्रिएट किए हैं। उसी जगह युंग तो भाई काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, तो ये चीज़ें हमें उनके वर्क में भी दिखती है। तो ये था फ्रॉइड वर्सेस युंग, और ये रहा अपना पूरा लेक्चर। एंड हियर इज़ द थिंग कि अगर आप पूरे लेक्चर के थ्रू गए हो देन आई विल टेल यू कि अगर इन द केस यू आर समवन जो कि उस थर्ड कैटेगरी में फॉल करता था और वो अपना कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, एंड जैसा कि मैंने कहा ही और सी इज़ ट्राइंग टू बिकम द सर्जन ऑफ देयर ओन माइंड। तो भाई यहाँ पर बात ये है कि मैंने ये चीज़ देखी, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी और फिलॉसफी और साइंस, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं ना जो कि आपको अल्टीमेटली मदद कर सकते हैं आपका खुद के साथ जो भी प्रॉब्लम है, आपके कॉन्शियसनेस के कारण, आपके माइंड के कारण जो भी प्रॉब्लम एराइज हो रही है, उसे आप इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के, साइकोलॉजी को पढ़ के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हो अभी ये जो हमने पढ़ा उसे आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक आप देखो जो आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट आया इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें हैं तो आप में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सेस हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, और उसे जो है अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई और चीज़ें हैं देन आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा उस चीज़ का। और अगर आपको नोट्स चाहिए देन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड मे बी अगर होगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में ही डालूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड सी यू इन द अनदर वन। आगे इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह आते रहेंगे, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट then you can do subscribe my channel, and that's all. Be rational.